जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपको यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए कई ऐसे इनिशिएटिव प्रोग्राम आपके लिए चला के रख रखे हैं और चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमने एक नई सीरीज यूपीएससी पीवाईक्यू 2014 से 2024 तक के लिए आपसे स्टार्ट कर दी है। इसका अब तक हमने एक पेपर 2014 का आपसे कंप्लीट कर लिया है और इसका आपको पूर्णतः रूप से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हम एक पेपर को दो क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करते हैं। पहले पार्ट नंबर 1 में हम आपसे 1 से 50 क्वेश्चन कवर करते हैं। न केवल हम आपसे क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, बल्कि क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ आपको यह भी बताते हैं कि इसके आधार पर, इसके बेस पर आप किन बातों को 2025-26 के लिए ध्यान में रखें और अपनी स्टडी को, रणनीति को कैसे बना करके रखें। तो आज की क्लासेस में हम आपसे चर्चा करेंगे 2015 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स रहा है उसके बारे में, और दिखाएंगे ये वही यूपीएससी का प्रीलिम्स है जिसमें टीना ढाबी रैंक 1, ठीक है, जिनका इतना बड़ा आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, ठीक है, चलता रहता है ट्रेंड में। तो वो 2015 में ही बनी थी, ठीक है, वो 2015 बैच की थी। तो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स का एक और क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट्स टेक्निकल टीम ने मुझे बताया कि सर कई बच्चों का ऐसा कमेंट्स आ रहा है कि हम स्टडी तो बहुत करते हैं, परंतु हमारे टेस्ट में नंबर कम आते हैं। बच्चे लोड ना लें, टेस्ट में नंबर कम आते हैं, डोंट वरी, कोई इसमें इतना बड़ा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको ये बता दूं कि टेस्ट में नंबर, ये जरूर सोच के रखिएगा कि टेस्ट में नंबर अगर कम आ रहे हैं तो क्या ऐसे क्वेश्चन पर गलत हो पा रहा है। देखो, क्वेश्चन कैसा गलत हो रहा है, पहले ये बात का ध्यान रखना। टेस्ट में या फिर यूपीएससी के पीवाईक्यू में, इस क्लासेस में आपका क्वेश्चन कौन सा गलत हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन वो गलत हो रहा है जो आपके कॉन्सेप्ट पर बेस है, तो समझ लीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है। अगर क्वेश्चन करंट अफेयर का हो रहा है तो मैं इसको माफ़ कर देता हूँ कि करंट अफेयर का हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आपने नहीं पढ़ा तो गलत हो गया, डोंट वरी, आप इसको पढ़ लें तो करेक्ट कर लें, सही कर लें। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट पर ही है, कॉन्सेप्ट आपने खूब मल्टीपल टाइम पढ़े हैं और बहुत पढ़ते हैं और फिर भी गलत हो रहा है, तो फिर आपके फंडामेंटल में इशू है, आपके फंडामेंटल अच्छे से क्लियर नहीं हुए हैं, उस पर फोकस कीजिएगा। कई बच्चों का जो गोलू शिखा, ये बहुत प्यारी हमारी छात्र हैं, तो उनका कमेंट्स आया था, ये मैंने भी देखा था कि सर आपकी आवाज़ थोड़ी लैग कर रही है और बहुत स्लो आ रही है। बच्चे, अब आपको प्रॉपरली आवाज़ सुनाई दे रही होगी। चलिए, अब समय ना गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मेरी आवाज़ थोड़ी चेंजेस से लग सकती है, बैठेगी नहीं, थोड़ा सा गले में मेरे कुछ प्रॉब्लम खान पान की वजह से हो जाता है, तो शायद उसकी वजह से। तो इंग्लिश माध्यम बच्चे, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें, ठीक है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम को कवर करते हैं, ठीक है, दोनों को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को आगे बढ़ाते हैं। आपको क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा है, आप वीडियो को पोस्ट करके इनका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और एक प्यारा सा कमेंट्स करें कि आप ये ज़रूर बताएं कि भारत के किस कोने से बैठ करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हिंदी माध्यम, तैयार हो जाइएगा, अपनी बेल्ट और सिट बिल्कुल एक तरीके से बैठ जाइएगा। 4A साइज़ का पेपर और पेन पेंसिल लेकर के बैठिएगा, क्योंकि कई चीज़ें आपको नोट डाउन करनी होती है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, उन स्कीम्स के बारे में, उन कई ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में, तो ध्यान रखेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई। प्यारे बच्चे, आप बताएं इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए। बी, पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन करने के लिए। सी,
देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहन करने के लिए, और डी उपांतित मतलब कि मार्जिनलाइज्ड समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। तो वीडियो को पोस्ट करके इसका करेक्ट आंसर दें। चलिए देखो, ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी प्यारे बच्चे, ये कब लाई गई थी? सही आप देखोगे 2015 में, 14-15 में ये लाई गई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य था जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवाना। कैसा अकाउंट? जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवाया गया। अब इस जीरो बैलेंस के अकाउंट्स को आप देखोगे इसमें कई सुविधाएं कर दी गई हैं। ये एक सेविंग जनधन अकाउंट इसको कहा जाता है, एक तरीके से सेविंग अकाउंट है। आपका 0 रुपीज़ भी होगा तब भी ये अकाउंट चलेगा। आप इसमें ओवरड्राफ्ट भी निकाल सकते हैं। अब आपको 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट आप कर सकते हैं, बिना अकाउंट्स में पैसा भी ना हो 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। इन सब के अलावा पहले इसमें 2,000 रुपये का था, अब इसमें 10,000 कर दिया गया। और जिस भी शाखा में खाता धारक का अगर जीरो अकाउंट्स होगा तो उसको एक लाइफ इंश्योरेंस आप देखोगे जो बीमा है वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसमें उसकी अलग अलग कंडीशन रखी गई है। लगभग 2 लाख रुपए का ये बीमा आपको भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जनधन अकाउंट्स ये इसलिए लाया गया था ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन्स जो आपका हो सके, ठीक है, इंक्लूजन्स आपका हो सके। तो इसलिए क्योंकि दूर दराज के क्षेत्र तक देखो भारत सरकार ने, याद कीजिए, देखो ये सब काम बड़े सीक्वेंस में करे हैं भारत सरकार ने। देखो 2014-15 में क्या हुआ, जनधन योजना ये सबके अकाउंट खुलवा दिए, जीरो बैलेंस के खुलवाए। उसके बाद 2016 में नोटबंदी कर दी, ठीक है नहीं बताओ, नोटबंदी कर दी। फिर उसके बाद 2017 में जीएसटी लेकर के आए। फिर सबसे वादा करा कि हम आपको इतने रुपए लेंगे, तभी तो अकाउंट खुलवाए। फिर ऐसी भगोड़ा कानून बनाया गया, फिर कई तरीके से चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से भारत सरकार ने लगातार ऐसे काम किए। फिर आप देखोगे थोड़ी सी भारत सरकार की जो संपत्ति थी उसको कुछ समय के लिए गिरवी पर रखा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखो यह है जनधन योजना। अब ये योजना तो आपको पता ही है कि इस योजना को चलाया क्यों गया है। आप देखोगे इसलिए चलाया गया है ताकि देश में वित्त समावेशन हो सके, फाइनेंशियल जो आपका इंक्लूजन हो सके, प्रोत्साहन उसको बढ़ावा दिया सके, लोगों के दूर दराज क्षेत्रों तक जिनके अकाउंट्स नहीं थे उनके अकाउंट्स भी ओपन किए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है आपका 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में। देखो यहाँ से 14वें वित्त आयोग पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि 2023 की परीक्षा में आप देखोगे जो आपका 15वां वित्त आयोग है उस पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 2023 में 15वां वित्त आयोग पर भी क्वेश्चन पूछे, तो ये क्वेश्चन बनते रहे। और मैं कहूँगा क्योंकि अब 16वां वित्त आयोग का गठन हो गया है, तो कमेंट्स करके आप बताएंगे कि 16वें वित्त आयोग के जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है। ये तो NK सिंह थे, तो अब आपको बताना है 16वें वित्त आयोग के कौन अध्यक्ष हैं, ये कमेंट्स करके आपको बताना है। आइए क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये से कथन सही है। केवल पहले में कह रहे हैं कि इसने केंद्रीय विभाज्य पुल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 42% कर दिया। नंबर 2, इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े सेक्टर स्पेसिफिक अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की थी, ठीक है। बताइएगा कौन सा सही है। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन विजुअल हो रहा है, केवल एक, बी केवल 2, सी दोनों और डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। देखिए 14वें वित्त आयोग पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हालांकि ये तो 2015 का क्वेश्चन हम पेपर आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो उस समय क्या था, 14वें वित्त आयोग, देखो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को खर्च करना होता है, ठीक है। गवर्नमेंट को खर्च करना होता है तो वो स्पेसिफिक अपने सेक्टर आप इशू करती है कि हम इस पे इतना करेंगे, XYZ पर इतना करेंगे, ठीक है, और राज्यों को इतना हम शेयर देंगे। तो वहाँ पर चीज़ें हैं। तो जो केंद्र विभाज्य पुल में राज्यों को मिलने वाला जो हिस्सा था वो 32% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 42% था, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया गया, 41% कर दिया गया। पहले 40 था, अब इसको 41 है वर्तमान में, ठीक है। अब ये वास्तव में क्या है ना, 40 + 1 है। ये जो 1 है ना, ये विशेष राज्यों को है, ये ध्यान में रखना। ये जो 1 है ये विशेष राज्यों को है। और इस राज्यों में जैसे क्या जिसकी सीमा इंटरनेशनल है, या फिर ज़्यादा सिक्योरिटी का मुद्दा है, या अंडर डेवलप वो स्टेट है, गरीबी थोड़ी वहाँ पर ज़्यादा है, तो वहाँ पर उन चीज़ों को विशेष राज्यों के लिए दिया जाएगा। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पूछा आपसे सही, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप देखोगे दूसरा गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
गॉट इट। चलिए, तो एक बार 15वें वित्त आयोग को आवश्यक रूप से देखिएगा और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा 15वें अब 16वें वित्त आयोग का जो गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मैंने आपको क्या बताया था 2014 की परीक्षा में जब मैं आपसे क्वेश्चन सोल्व करवा रहा था तो मैंने वहाँ पर ब्रिक्स के बारे में आपको पढ़ाया था, कुछ याद हो रहा है? और मैंने वहीं पर आपसे चर्चा की थी ब्रिक्स प्लस के बारे में भी कि ब्रिक्स प्लस याद कीजिए कौन कौन से कंट्री हैं, ठीक है, किन किन को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो अब देखो उसी पर क्वेश्चन 2015 में भी पूछा। यूपीएससी पूछता है बच्चे क्वेश्चन, या तो कान इधर से घुमा के पकड़ ले या डायरेक्ट पकड़ता है, ऐसी कहानी है। देखो क्या है, हाल ही में समाचारों में आई फोर्टेलेजा घोषणा, मतलब कि फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किससे के मामले से संबंधित है? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हेलो हेलो, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाँ बोलो। देखिए ब्रिक्स के बारे में, ठीक है, पूछा है, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए, आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो ये जो आपकी फोर्टिलाइजर डिक्लेरेशन थी बच्चे, ये किससे संबंधित थी? ये खास तौर पर आप देखोगे ये ब्रिक्स से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? ये ब्रिक्स से संबंधित थी। तो मैं इसलिए नहीं कहता कि देखो अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको मिला है ब्रिक्स से। अब मैं इसलिए कहता हूँ कि जब ब्रिक्स प्लस की बात हो रही है और ये चर्चाओं में रहा है, करंट अफेयर में रहा है और एक्सपैंड कर रहा है लगातार, तो आपको पढ़कर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्योंकि मैंने अभी लास्ट जो क्लास हुई है उसमें तो डिस्कस किया ही है, मुझे नहीं लगता क्योंकि अननेसेसरी फिर टाइम आपका जाएगा। चीज़ें मैंने बता दी हैं, आप इसको आवश्यक रूप से करें। समझ में आ गया? 2014 में आपको क्वेश्चन मिला है, 15 में क्वेश्चन मिला है, पूछ सकता है, रिपीट करता है क्वेश्चन यूपीएससी आवश्यक रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? देखो ये कह रहे हैं कि किसी देश की कर से जीडीपी अनुपात में कमी। देखो बच्चे होता क्या है, जीडीपी अगर किसी देश की बढ़ेगी तो ये निश्चित है कि उस देश में टैक्स भी जो होगा बढ़ेगा, उस देश में टैक्स भी क्या होगा बढ़ेगा। क्योंकि जीडीपी क्यों बढ़ती है? जीडीपी बढ़ती है आपके प्रोडक्शन से। किससे बढ़ती है? प्रोडक्शन से। और ये प्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है गुड्स का प्रोडक्शन, एक होता है आपका सर्विसेज का प्रोडक्शन। अब इन पर क्या करती है, आप देखोगे टैक्स लगता है और ये टैक्स जीडीपी को बढ़ाता है। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देखो क्या है, आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, मतलब कि जो आर्थिक वृद्धि दर है, अब अगर मान लीजिए धीमी होगी तो आपकी कर की जो है अनुपात में भी क्या होगी, कमी देखने के लिए मिलेगी। क्या बात सही है? बताइएगा। दूसरे में कह रहे हैं आपसे कि राष्ट्रीय आय कम सामयिक, मतलब कि इक्विटेबल वितरण। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर दें। चलिए, तो देखो इसमें जो कह रहे हैं राष्ट्रीय आय का कम सामयिक जो आप देखोगे इक्विटेबल जो वितरण है, नहीं ये नहीं हो जाएगा, बल्कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आर्थिक समृद्धि दर जब आपकी धीमी होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके यहाँ पर वस्तु एवं सेवाओं का प्रोडक्शन ही होगा, नंबर ऑफ आप देखोगे नहीं बढ़ेंगे गुड्स के, तो आपको टैक्स नहीं मिलेगा। टैक्स नहीं मिलेगा तो जीडीपी जो आपका कर से जीडीपी जो अनुपात आता है, टैक्स अपॉन जीडीपी रेशियो जो आता है, वो आपका निश्चित रूप से कम होगा, घटेगा। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, बताइएगा। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। उष्णकटिबंधीय मतलब कि ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका क्या कारण है? देखो बच्चे, साइक्लोन से लगातार क्वेश्चन आते हैं। मैं कहूँ आपसे, एक तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप पढ़ लें, साइक्लोन आप पढ़ें, क्योंकि देखो बहुत ज़रूरी होता है साइक्लोन पढ़ना। क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी ये टॉपिक में आता है साइक्लोन, उसको आप आवश्यक रूप से पढ़ें। ठीक है, साइक्लोन किस तरीके से होता है, क्या इसके पिक्चर होते हैं, जरूर पढ़ें। ठीक है, इसको तुम देखो जो मैं बोलता हूँ ना, उसको भी आप अगर रिवीजन कर लेना, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप इन पेपर में ही, इन 10 साल के पेपरों में ही आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और अपना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बोलूँगा, क्योंकि मैं अलग से तो नहीं बोलूँगा, इसके अकॉर्डिंग बोलूँगा। देखो जैसे चक्रवात है, साइक्लोन है, तो आप पढ़ें भाई चक्रवात के बारे में। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से होते हैं, शीत कटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन, शीत कटिबंधीय जो साइक्लोन होते हैं वो कौन से होते हैं। देखो
ये क्यों नहीं बनते हैं, ये ऐसा कह रहे हैं क्यों नहीं बनते हैं, दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में उत्पन्न क्यों नहीं होता है, ऐसा क्या रीज़न है। पहला, समुद्री पृष्ठों के तापमान निम्न होते हैं, ऐसा होता है क्या। दूसरा, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र मतलब कि इंटरट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन बिरले ही होते हैं। और डी में कह रहे हैं सी में कह रहे हैं कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्लभ होता है। डी, उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती। वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें कि जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो क्यों नहीं बनता है, कहाँ, दक्षिण पूर्व प्रशांत में। देखिए कई बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, जो अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारी जो जोन है, इंटर ट्रॉपिकल्स कन्वेंशन जोन जो है आपका ITCZ, ये आप देखोगे ये बिरला होता है। और ITCZ जो होता है बच्चे, ये लो प्रेशर जोन होता है। कैसा होता है, लो प्रेशर जोन होता है, ठीक है। और जहाँ लो प्रेशर होता है उधर हवाएं क्या करती हैं, चलती हैं, ठीक है, हाई प्रेशर से। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर जोन होता है। अब वो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर नहीं समझा सकता क्योंकि ये थोड़े कई कॉन्सेप्ट से एक साथ मिलकर है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आपको क्या करना है, चक्रवात के बारे में जानकारी जुटानी है, अपने स्तर पर रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। देखो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे 2014 की परीक्षा में, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर शायद चौथा पांचवा ही है, और ये देखो 6 में पूछ लिया है। तो इसका राइट आंसर तो आप कमेंट्स कर देंगे, कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं आपको। देख लो UPSC कभी कभी क्या पूछ लेता है, आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना इजी भी पूछ लेगा कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, मतलब कि ये आपसे पूछा है, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। आपसे पूछा है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, ये इस तरीके से बता दो। ऑप्शन नंबर ए असम और राजस्थान, बी में कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, सी में कह रहे हैं असम और गुजरात, और डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। तो ये ज्योग्राफी से था, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन था 6। आइए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको कई बार बताया है कि नीति निर्देशक तत्व मतलब कि DPSP, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था DPSP। आपको इतना ऑब्जर्व करवा दूंगा कि आपको खुद लगने लगेगा कि जी सर आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल एकदम फैक्ट है और सत्य है, बाकी का हमें तो पता भी नहीं चलता और बहुत कुछ। देखो मैं ये सत्य बता रहा हूँ, जिन बच्चों का स्कोर कम आ रहा है ना, आप डरो मत, बस जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर उस चीज़ को भी आप कर लेंगे, मैं UPSC के प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं अपना एफर्ट कर रहा हूँ, बट मैं आपको इतना ज़रूर बता रहा हूँ जो मैंने करंट अफेयर पढ़ा है पिछले लास्ट 1-2 साल में, और मैं आज से नहीं पढ़ रहा हूँ करंट अफेयर, 2019 से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो मेरे ब्रेन में बहुत करंट अफेयर है, मैं चाहूँ तो उसको बहुत इस क्वेश्चन को बहुत देर तक डिस्कस कर सकते हैं, खैर वो अलग का विषय है, वो मेंस की क्लासेस में होता है, लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स को टारगेट करना है। तो देखो बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया, जो पार्ट नंबर आपका 2 है उसमें भी मैंने DPSP का बताया था, सेपरेशन ऑफ पावर, जिसको डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं, शक्ति का वितरण। यहाँ पर जेल मैंने लिख के दिखाया था आपको, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बारे में। और वहीं पर मैंने आपसे पूछा था इंटरनेशनल जो पीस क्लोज के बारे में, ठीक है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, किसमें 51 आर्टिकल जो है। कई बच्चों ने उसका करेक्ट आंसर दिया है, कहीं ने गलत दिया है, तो थोड़ी सी वीकनेस है। आपको संविधान के आर्टिकल मैं आपको बता दूँ, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 50 तक पूरे कंठस्थ होने चाहिए, 50 तक, और न केवल 50 तक बल्कि इनके सब क्लोज भी पता होने चाहिए, ठीक है, तो ध्यान रखना ये। तो DPSP से देखो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है DPSP आपके लिए। तो DPSP मैं थोड़ा बता देता हूँ। DPSP संविधान के आप देखोगे भाग नंबर 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 है, और जो कि ये स्टेट को दिए गए हैं, किसको दिए गए हैं, स्टेट को दिए गए हैं। इनको कई चरणों में बांटा गया है, जैसे गांधीवादी, समाजवादी, और इसके साथ साथ अन्य में आप कह सकते हैं या विधिक कह सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से इनको वितरण किया गया है। और ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, और इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो राज्य इनको क्या रखेगा, ध्यान में रखेगा जब भी कोई कानून बनाएगा, ये आपको नहीं, हमको नहीं, बल्कि किसको है, राज्य को है। यही वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन पूछा है 7, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है। पहला, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल, ये तत्व
देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। संविधान का आर्टिकल कौन नहीं जानता है? आर्टिकल 38 आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 39 आपने पढ़ा होगा। जब आप 38 पढ़ते हैं तो इसमें इसकी बात की गई है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, मतलब कि एनफोर्सेबल नहीं है। देखो ये सेकंड वाला भी स्टेटमेंट सही है। संविधान का आर्टिकल आप देखोगे डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 36, उसमें साफ तौर पर जो 36 है वो राज्य की परिभाषा देता है, और 37 है वो कहता है कि इनको न्यायालय में क्या है, ये परिवर्तनीय नहीं होंगे। तो यहाँ पर बच्चे आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। तो पहला और दूसरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए कोई दिक्कत, समस्या, दुख दर्द अगर किसी भी स्टूडेंट्स को हो कहीं भी स्टडी से संबंध, देखो अब मेरी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि मैं आपको सबको पैसे बांट दूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको अच्छा गाइड कर सकता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने से ही होगा, ऐसे नहीं होगा। इसका कोई और शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट रास्ता नहीं है बच्चे, ये आपको बता दे रहा हूँ पहले ही। आप उसमें ना रहें कि सर शॉर्ट भी होगा कुछ। इंग्लिश वाले बच्चे बताइएगा, लेके हम दोनों बच्चों को चलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम को। वीडियो को पोस्ट करें बच्चे, जितने भी क्वेश्चन 8, 9, 11 का राइट आंसर दें, उसके बाद 12 का करेक्ट आंसर दें, 10 का राइट आंसर दें, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, बताइएगा। ये कह रहे हैं कि आपसे 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, मतलब कि आपने देखा होगा जो 8 कोर इंडस्ट्री है, मैंने टेस्ट में भी इसकी चर्चा आपसे की है, कई बच्चों ने इसके बारे में मिस्टी सिया नाम आई थिंक है, शायद वो गर्ल्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने बड़े अच्छे से इस पर एक्सप्लेन किया। कई बच्चों ने, गोलू ने भी आई थिंक जो, ठीक है, सीखा, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया। कई बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आप भी कमेंट्स कर सकते हैं अगर आप देख रहे हैं तो। 8 कोर जो सेक्टर हैं भारत के, आप बता सकते हैं कौन कौन से हैं ऐसे, तो उसके बारे में पूछा। और ये कह रहे हैं कि किसको सर्वाधिक, ध्यान रखना, महत्व दिया गया है। अब देखो सर्वाधिक महत्व आपको इनमें बताना है, उसमें नहीं बताना है। ये जो ऑप्शंस देख रखे हैं इसमें आपको सर्वाधिक महत्व बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कोयला उत्पादन, बी विद्युत उत्पादन, सी उर्वरक उत्पादन, डी इस्पात उत्पादन। 8 कोल सेक्टर में ये भी है, कोयला भी है, विद्युत भी है, उर्वरक भी है, इस्पात भी है, ये सब हैं, ठीक है। और इनके अलावा 4 और हैं, उनका भी नाम आप सीक्वेंस में बताएं। चलिए अब यहाँ पर क्या है ना, आपसे इससे महत्व पूछा है, तो इसका जो महत्व है ना, कोयले से ज़्यादा आप देखोगे विद्युत का महत्व है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आपको 8 जो आपकी कोर इंडस्ट्री है, आपको कमेंट्स करके बतानी है कि कौन कौन सी है, ठीक है। 8 कोर इंडस्ट्री आप बताइएगा। अब देखो वहां से क्वेश्चन बनते हैं तो पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखो क्वेश्चन किससे है? नेशनल पार्क, इकोलॉजी एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान, मतलब कि आप देखोगे फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनुपश्वेब होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। और इसी को आप देखोगे रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड के रूप में स्थापित किया गया है। और ख़ास तौर पर ये जो लेक है, अब यहाँ पर क्या है ना, जैसे फ्लोटिंग के बारे में यहाँ पर देखा गया है, तो कई चीज़ें यहाँ पर हैं, बताइएगा। फ्लोटिंग आपको पता ही है, लोनार जो लेक है मणिपुर की, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए भीतरकनिका नेशनल पार्क, बी में कह रहे हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, सी में कह रहे हैं केवलादेव धाना नेशनल पार्क, और डी सुल्तानपुर नेशनल पार्क, बताइएगा। देखिए ये जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है ये पड़ता है आपका ओडिशा में। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। केबुल लामजाओ जो है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवलादेव धाना राष्ट्रीय उद्यान, बताइएगा कहाँ पड़ता है? केवलादेव। और सुल्तानपुर हरियाणा में है या उत्तर प्रदेश में? बताइएगा। सुल्तानपुर, ये सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है ये अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो ये हरियाणा में है, ठीक है। बताइएगा आप कन्फ्यूज हो तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है आपका, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक अनूठा नेशनल पार्क है जहाँ पर एक प्लवमान, मतलब कि फ्लोटिंग वनस्पति से एक अनुस्वेप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता देखने के लिए आपको मिलती है। और ये फुबड़ी के रूप में इसमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। डांसिंग डियर भी यहीं पर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, और ये क्वेश्चन पूछा गया है इकोलॉजी एनवायरनमेंट से। देखिए क्वेश्चन क्या है। उस समय ये बहुत चर्चाओं में रहा था, अब तो इसकी जगह कई ऐसी स्कीम है, अब तो सेबी वगैरह को आप पढ़ें, कई चीज़ें आपको मिलेंगी। देखिए, राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत मतलब कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF के बारे में पूछा गया है। पूछा है सही पहला, NIF केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था है। दूसरे में कह रहे हैं NIF अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख प्रीमियर वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल है। नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, ये कह रहे हैं कि जो आपका निफ है ये उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत में प्रमुख प्रीमियर वैज्ञानिक संस्थाओं के अत्यंत उन्नत, नहीं नहीं नहीं, इसमें ये विदेशियों को नहीं करता है, ये बल्कि देशियों को करता है। ठीक है, तो इसमें सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है, फर्स्ट आपका सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पूछा आपसे सही ना, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपसे, ये इसको आप इकोनॉमी में रखेंगे, एग्रीकल्चर वाले पार्ट से पूछा गया इकोनॉमी में। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है। देखो, इसको आप रखोगे बायोटेक्नोलॉजी में, कहाँ रखोगे, बायोटेक में। ठीक है, इसको बायोटेक में रखेंगे, और बायोटेक्नोलॉजी से लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन बच्चे आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर पर ज़्यादा आधारित होते हैं और बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस आपने थोड़ा सा इसको पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी वाला जो विजन IAS का है PT 365 प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, उसको आप आवश्यक रूप से पढ़ के जाइएगा। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है। पहला, नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुर्धोवन मतलब कि प्रोलिफरेशन हो सकता है। ठीक है, दूसरे में कह रहे हैं मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, वहीं तीसरे में कह रहे हैं भूम जल मतलब कि ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन का निशाचलन लिंचिंग हो सकता है। पूछा क्या है आपसे, उपयुक्त में से कौन सा ये से सही है। देखो बच्चे, यहाँ पर अगर पहले स्टेटमेंट को देखें हम, पहला ये कह रहे हैं नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में क्या हो सकता है, प्रोलिफरेशन हो सकता है। नहीं, इससे इसमें नहीं होता है, क्योंकि फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुरवर्धन नहीं होता है। ठीक है, जबकि मिट्टी में इससे अम्लता बढ़ सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन अगर आप बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल करोगे तो, और ग्राउंड वाटर में भी नाइट्रोजन का निशाचलन हो सकता है। आपने पढ़ा होगा NPK, पढ़ा है कि नहीं, NPK यूरिया। आपने अमोनिया फास्फेट भी पढ़ा होगा, अमोनिया फास्फेट पढ़ा है कि नहीं। तो ये इनको ध्यान में आपको रखना है, एक बार पढ़िएगा अच्छे से इस पे अमोनिया फास्फेट के बारे में। तो ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, आपसे नाइट्रोजन का जो साइकिल है वो पूछ सकता है, नाइट्रोजन का साइकिल पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। तो पूछा आपसे क्या, सही, तो आपका हो गया करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 12 नंबर इकोलॉजी एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है। 2022 में इससे लेकर एक रिपोर्ट पूछी गई थी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। देखो, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स मतलब कि IUCN तथा वन प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा साइट्स के संदर्भ में पूछा गया है। और ये कह रहे हैं निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है। देखो, अब ये कथन दे के रखे हैं आपको कुछ, और आपको बताना है इनके बारे में। मतलब कि IUCN जो रेड लिस्ट आपकी जारी करती है, और साइट्स आपको पता ही है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड पर ये काम करती है। आइए देखिए, पहला IUCN संयुक्त राष्ट्र मतलब कि UN का एक अंग है। नहीं बच्चे, ये एक अलग आप देखोगे संस्था है, ठीक है, अंत्य सरकारी संस्था है, एक गैर लाभकारी संगठन है। तो पहला इसमें गलत है, ये UN के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखो, जहाँ एक है ना वो स्टेटमेंट गलत है,
आपका आंसर आ जाएगा। बन गया आंसर। मैं नहीं कह रहा, यूपीएससी कह रही है, आपको बस केवल स्मार्टनेस आपकी दिखानी है। तो देखो, मुझे नहीं पता 2 और तीसरा सही है या नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पहला गलत है। और जैसे ही मुझे पता चला कि दावे के साथ पहला गलत है, तो आंसर इसका बी आएगा ही आएगा। तो यूपीएससी ऐसा ना सोचिएगा, अभी भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब उसने उसको थोड़ा सा पहले हार्ड कर दिया था ना, 2023 का जो पेपर था, अब उसने 24 में थोड़ा ईजी किया है, वहाँ पर 50-50 कर दिया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पेयर वाले तो आते ही हैं, वो टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे। यूपीएससी के जैसे जैसे परिवर्तन होगा वो आपको दिखेगा यहीं पर। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्रीय परियोजनाएं चलाता है। जी हाँ, साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता। ठीक है, ये बात सही है। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंग्लिश वाले विद्यार्थी, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं। ठीक है, केवल आपको वीडियो को पॉज करना है, राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 14, 17, 15, 18 और 16 के ऑप्शन दिखा देते हैं आपको, ये इधर है स्टेटमेंट। और चलिए आइए देखिए क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन है आपका, ये भी एग्रीकल्चर वाले पार्ट से है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत। ठीक है, और ये कहाँ से पूछा है, MSP से क्वेश्चन पूछा है। आप सभी जानते हैं इकोनॉमी वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और ये पूछा है MSP से। इसमें कितनी फसलें हैं, 22+1। ये जो 1 फसल है जिस पर FRP जारी किया जाता है, ठीक है, और उसी में आता है गन्ना, तो उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा है। चलिए, ये कह रहे हैं आपसे निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है, मतलब किसको, FRP को। बताओ कौन अनुमोदित करता है बच्चे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, बी कृषि लागत और कीमत आयोग, सी कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय, और डी कृषि उत्पाद विपणन समिति। चलिए, आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो, ये जो अनुमोदित करता है, ये करता है आपका आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति होती है ये, और जो कृषि लागत कीमत आयोग है ये इसको लागू करता है। ठीक है, अनुमोदित करता है कौन, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, और ये इसको लागू करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वहीं आपको बता दें कि इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन सी फसलें हैं। ठीक है, एक बार उसको आवश्यक रूप से देखिएगा। 22+1 फसल है, उसमें दलहन तिलहन, ठीक है, ये फसलें हैं, अनाज हैं उसमें। ठीक है, जिसमें 7, 5 और 7 इस तरीके से फसलें रखी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं आपके विषुवतीय प्रतिरोधाओं, मतलब कि इक्वेटोरियल काउंटर करेंट, जो के पूर्वाभिमुख प्रवाह का मुख्य व्याख्या किससे होती है। देखो, जो आपकी पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है, जो आपकी विषुवतीय प्रतिधाराओं के बारे में पूछा है। विषुवतीय प्रतिधाराएं मतलब कि ओशियन करंट के बारे में क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। और कौन सा ये पूछा गया है आपसे, ओशियनोग्राफी से। ठीक है, ओशियनो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, मतलब कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरीके से रोटेट कर रही है। दूसरे में कह रहे हैं 2 विषुवतीय धाराओं के अभिसरण, मतलब कि कंजन्वेशन से, एक इधर से आ रही है एक इधर से जा रही है। जल की लवणता में अंतर से, मतलब कि वाटर के अंदर जो सैलिनिटी होती है उससे। और डी में कह रहे हैं विषुवतीय वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेखला, बेल्ट ऑफ काम का होना। बताओ करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। मतलब कि इन्होंने कहा है कि विषुवतीय प्रतिधाराओं, इक्वेटोरियल काउंटर करेंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है। ये होती है जब 2 विषुवतीय धाराओं का अभिसरण होता है, कन्वर्जन होता है उनका। ठीक है, कन्वर्जेंस जब होता है तब इसको हम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एक ठंडी और एक गर्म धाराएं जब आपस में मिलती हैं तो उस समय ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जैसे अलास्का की धारा है, अलास्का की धारा ठंडी भी है और गर्म भी है। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर तीर्थ स्थान दे के रखे हैं। देखो, कई बार हमें पता नहीं होता, आजकल क्या हो रहा है ना, जैसे स्टेट PCS में भी क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं और UPSC भी ऐसे क्वेश्चन आजकल बना रहा है।
और अवस्थिति। देखो ये बड़े इजी क्वेश्चन होता है। क्यों इसका इजी क्यों है? इजी इसलिए है, आपको नहीं पता लेकिन फिर भी आप इसका आंसर निकालोगे कैसे। आओ देखो, ये कह रहे हैं श्रीशैलम नल्लामाला की पहाड़ियाँ। श्रीशैलम नल्लामाला की पहाड़ियों में या कहीं है, आपको नहीं पता, डिब्बा गोल। ओंकेश्वर सतमाला पहाड़ियाँ, ओंकेश्वर सतमाला, सतमाला पहाड़ी कहाँ पे मिलती है? महाराष्ट्र में। याद कीजिए ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में सतमाला पर्वत श्रेणी है, और नर्मदा के उत्तर में, ठीक है, विंध्यन का पठार है, मालवा का पठार ऊपर आ जाएगा। ये जो पुष्कर है ये कह रहे हैं महादेव की पहाड़ियाँ। देखो बच्चे, महादेव की पहाड़ियाँ आपको छत्तीसगढ़ और झारखंड के क्षेत्र में मिलेंगी, ठीक है। महादेव की पहाड़ियाँ जो हैं छोटे नागपुर के पठार से ये आपको बेस्ट साइड में मिल जाएंगी। तो ये तो सरासर गलत है। पुष्कर जो है, ये पुष्कर मेला भी आपने सुना होगा, पुष्कर जो मेला लगता है ये भी आपने सुना होगा, और ये मेला लगता है आरजे बोले तो राजस्थान में, ठीक है। आरजे बोले तो राजस्थान में पुष्कर आप देखोगे लगता है, और पुष्कर एक लेक भी है। आया समझ में? महादेव की पहाड़ी अलग। अब देखो सही सुमेलित आपसे पूछा है ना, हमें नहीं पता इसमें पहला सही है या नहीं, लेकिन हम गारंटी लेते हैं इस बात की कि जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। ये गारंटी हमने ले ली इसमें कि ये गारंटी है कि तीसरा जो है आपका स्टेटमेंट गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं और ये पुष्कर झील कहाँ पर है। तो अब याद देखिएगा, अब यहाँ पर तीसरा गलत है ना, तो तीसरा आप देखो, तीसरा कट कर दो बच्चे। आओ, डी, सी और बी, क्योंकि इन सब में क्या है, 3 है, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि ओंकेश्वर जो है ये आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है और सतमाला आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है, इसलिए दूसरा भी इसमें गलत है। और तीसरा जो है ये स्टेटमेंट तीसरा सही है, सॉरी जो पहला सही है दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। श्रीशैलम जो है ये नल्लामाला की पहाड़ियों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक आंध्र प्रदेश में आपको मिलता है। चलिए नेक्स्ट, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोलेट सत्याग्रह, याद कीजिएगा, रोलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का 1919 का रोलेट सत्याग्रह के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये कह रहे हैं रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। किसकी सिफारिश पर? सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। और भी है इसमें स्टेटमेंट, और ये यहाँ पर दूसरे में कह रहे हैं आपसे, रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लिंग का उपयोग करने का प्रयास किया था। बात एकदम सही है, होम रूल लिंग का इन्होंने इसमें बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करने का प्रयास किया, परंतु ये सफल ना हो सके इसमें। तीसरे में कह रहे हैं साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन पर रोलेट सत्याग्रह किया था। नहीं, देखो ये तो 1919 की बात हो रही है और ये बात हो रही है 1927 में, 1927-28 में आया था, इसको ध्यान में रखें ना, ये 2 वर्ष पहले ही आ गया था। जो आपका सत्याग्रह था इसमें महात्मा गांधी जी ने, रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूलिंग जो था आपका उसके उपयोग का प्रयास किया था कि उसको भी हम इसमें ला सकें, और पहला भी सही है, ठीक है। सेडिशन कमेटी बनाई गई थी तो उसकी सिफारिश पर यह आधारित है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा गलत है, ठीक है। और गो बैक साइमन के नारे भी लगे हैं, जब आप स्पेक्ट्रम बुक लोगे तो उसके बिल्कुल फ्रंट पेपर पे ये आपको मिलेगा। और इतना ही नहीं, ये यूपीपीसीएस एक एग्ज़ाम समीक्षा अधिकारी जिसको आरओ और एआरओ हुआ था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। देख लो 2015 का हम यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कई ऐसे रैंक 1 बने, उसमें से एक प्रसिद्ध रैंक 1 आईएएस टीना ढाबी, ठीक है, आप सभी जानते हैं। वो कई चीज़ों से चर्चाओं में रही हैं, कई उनके, ठीक है, सोशल मीडिया और इन सब के अलावा टॉपर तो वो हैं ही, ठीक है। चलिए 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किनका इबोला विषाणु के प्रकोप के लिए हाल ही में समाचारों में बार बार उल्लेख हुआ। अब देखो जैसे आ गया हाल ही में, अब आपको नहीं पता होगा क्योंकि उस समय क्या भाई 15 में तो आप नहीं थे, पोस्टों की तो उम्र भी नहीं थी। 15 में जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप सबकी थोड़ा ही नहीं थी, कुछ स्टूडेंट्स ने तो उस समय इंटर में थे, कुछ को तो ये भी नहीं पता था हमें आगे चल के यूपीएससी की तैयारी भी करनी है, आज यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं सीरिया और जॉर्डन, मतलब कि जो इबोला था, इबोला जो विषाणु था इसका जो प्रकोप देखा गया था उसके बारे में पूछा है। सीरिया और जॉर्डन, गिनी, सिएरा न्यूलोन, लाइबेरिया। सी में कह रहे हैं फिनिक्स और पाउआ न्यू गिनी, और डी जमैका, हैती और सूरीनाम। देखो बच्चे यहाँ पर जो जितने भी आपको ऑप्शंस दे के रखे हैं ना, ये सब अलग अलग जगह के दे के रखे हैं,
देखो आइए, यह है सीरिया और जॉर्डन। ये आपको एशिया महाद्वीप के जो आपकी मिडिल पूर्व वाला जो क्षेत्र है, वेस्ट वाले क्षेत्र में, ठीक है, सऊदी अरब के ऊपर आप जाओगे सीरिया और जॉर्डन, वहाँ पे मिलते हैं। देखते रहो कहाँ कहाँ की कंट्री है ये। गिनी, सियरा जो लियोना और उसके साथ साथ आप देखोगे लाइबेरिया, ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं। यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। फिनिक्स और फिलीपींस और पापुआ न्यू गिनी, जो फिलीपींस है, अब ये फिलीपींस तो आपको साउथ चाइना सी वाले रीजन में मिलेगा, मलेशिया के ऊपर, ठीक है, फिलीपींस और पापुआ न्यू गिनी। जमैका, हैती और सुरीनामा, ये जो आइलैंड है ये आपको मिलेंगे कहाँ पर, मैक्सिकन खाड़ी में, ठीक है। अरेबिक सी याद कीजिएगा, मैक्सिकन खाड़ी में, वहाँ पर आपको अटलांटिक जो महासागर है उस क्षेत्र में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसी में वेस्ट इंडीज, क्यूबा, कैरेबियन जो सागर है वहाँ पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आपको क्या है ना, एक यहाँ पर पढ़ लेना है, जिसको मैं लिखवा रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे। जो सीरियस हैं भाई, जिसको निकालना है तो वो लिखेंगे, और नहीं निकालना है तो भाई वो आपकी इच्छा है, आप चाहें तो लिखें। मेरा ड्यूटी है तो मैं सभी बच्चों को ध्यान में रख के लिखवाता हूँ, जो मुझे अपना कुछ भी मानते हैं कि सर हम आपकी गाइडेंस में या फिर आपके ऊपर डिपेंड है, तो मुझे सब बच्चों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो देखो हेती, ये चर्चाओं में रहा था बच्चे 2024 में, ठीक है, 23-24 में चर्चाओं में रहा था। तो हेती आप आवश्यक रूप से पढ़ें, और हेती के साथ साथ हूती भी पढ़ें, हूती लड़ाके, ये दोनों बातें पढ़ें आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। क्वेश्चन क्या है बताइएगा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश आपने देखी है? फ्लाई ऐश नहीं देखी है ना, आइए मैं बताता हूँ। देखो जब आप चिमनी की बात करते हैं, जब आप चिमनी देखते हैं, चिमनी जो आपको पावर प्लांट होते हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है ना, ये जो स्मोक जा रहा है निकल के ऐसे, तो इन चिमनी से निकलने वाला जो धुआं होता है इसमें कालिक होती है, और ये कालिक क्या होती है, यहाँ इन क्षेत्रों में इसके जम जाती है। अब इस कालिक से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस कोयले के उपयोग से जो शक्ति संयंत्रों से प्राप्त होती है फ्लाई ऐश है, जो राख होती है, अब इसकी राख, कोयला जल रहा है तो इसकी राख भी कहीं यहीं पर होगी, ठीक है। अब इस राख से क्या हम कर सकते हैं, ये कहाँ कहाँ उपयोग में लाई जा सकती है। पहले नहीं लाते थे, पहले इसको केवल हम खास तौर पर फेंक दिया करते थे, और ये पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बनी। तो वैज्ञानिकों ने इसका एक विकल्प के रूप में निकाला, और ये विकल्प वहीं पर दे के रखे। तो ये फ्लाई ऐश है, लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसमें क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। आप पोल्यूशन वाले पार्ट से रख सकते हैं, इकोलॉजी एनवायरनमेंट से। देखिए पहला, फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। बिल्कुल, हरियाणा पंजाब और दिल्ली में जो आपका एनटीपीसी है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर जो प्लांट है, इसमें कोयला लगता है, तो वहाँ से आप देखोगे इसकी ब्रिक बनाई जाती हैं, इसकी ईंट बनाई जाती है, और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में या मुंबई जैसे बड़े शहरों में हल्की ईंटें होती हैं, सप्लाई की जाती हैं। दूसरा है कि फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ ऐसे पोर्टलैंड, मतलब कि सीमेंट अंश के स्थान पर रिप्लेसमेंट के रूप में भी किया जा सकता है। बिल्कुल, आप सीमेंट के रिप्लेसमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। तीसरा है कि फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन ऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है, और इसमें कोई विषाक्त टॉक्सिक तत्व नहीं होते। प्यारे बच्चे, जब आप कोल को जलाएंगे, जब आप कोल को बर्न करेंगे, और चाहे वो इसकी राख ही क्यों ना बचे, ठीक है, चाहे वो उसकी राख ही क्यों ना बचे, उस राख में भी कई ऐसे टॉक्सिक आप देखोगे मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स या फिर पार्ट ऐसे मिल जाएंगे, या गैसेस आपको मिल जाएंगी जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगे। और यहाँ पर वर्ड है एक ओनली, तो ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही। अब देखो तीसरा गलत है, तो आंसर तो वो तो होगा नहीं विकल्प, तो आंसर सी नहीं होगा और आंसर डी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1 और 2। नेक्स्ट बताइए, इंग्लिश माध्यम, सबका साथ सबका विकास, और सबके प्रयास के साथ आपको वीडियो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 22, 23, 20, 24, 25 और 21। आराम से वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें कमेंट्स में। किसी भी स्टूडेंट्स को हम कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। कोई भी समस्या, दुख दर्द किसी भी बच्चे को हो रहा हो, स्टडी से रिलेटेड कोई भी इशू हो, आप आसानी से
अपना बड़ा भाई समझ के नाते, अपना सर समझने के नाते, अपना मेंटर समझने के नाते आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सभी बातों का समाधान स्टडी से रिलेटेड कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन नंबर है 19, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोंग। देखो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था डुगोंग के बारे में, ठीक है। तो डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। डुगोंग जो है ये मन्नार की खाड़ी वाले रीजन में आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा बच्चे? मन्नार की खाड़ी मिलेगा। मन्नार की खाड़ी कहाँ है सर? ये है मन्नार की खाड़ी। पाल्क स्ट्रेट जिसको हम कहते हैं, श्रीलंका और यहाँ पर कन्याकुमारी के नीचे कार्डमम की पहाड़ियाँ इधर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलता है, तो यहीं पर मिलता है आपको डुगोंग। ये कैसा है? ये वन रेनेबल है IUCN की लिस्ट में, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कैसा है? वन रेनेबल इसको रखा गया है। और ख़ास तौर पर ये एक शाकाहारी जीव होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये शाकाहारी जीव होता है, मांसाहारी नहीं होता है। देखो भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, यह एक शाकाहारी समुद्र जानवर है, सही बात है। यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ पाया जाता है। एक्सट्रीम बर्ड है बच्चे, एक्सट्रीम बर्ड, पूरे नहीं पाया जाता। मैंने अभी बताया आपको मन्नार की खाड़ी वाले रीजन में आपको मिलेगा और थोड़ा सा निकोबार के क्षेत्र में आपको ये चला जाता है वहाँ से, लेकिन रहना पसंद वो धीरे करता है, ठीक है। तो दूसरा गलत है। तीसरा कह रहे हैं कि इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अधीन विविध संरक्षण भी दिया गया है। हाँ जी, इसको संरक्षण भी मिला है क्योंकि लगातार मछुआरों के चलते तो कई बार, ठीक है, तो इसकी मृत्यु भी देखी गई है, तो इसलिए इसको संरक्षण दिया गया है। पूछा आपसे कौन सा सही है, देखो दूसरा तो गलत है, इसमें दूसरा जो है वो गलत है, तो आंसर ए नहीं होगा और आंसर बी नहीं होगा। जब आंसर ए और बी नहीं होगा तो करेक्ट आंसर 1 और 3, मतलब कि राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 बाकी के गलत है। नेक्स्ट, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछता है। क्वेश्चन आपका 20 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो है ये आर्थिक विकास क्रम से पूछा गया है औपनिवेशिक शासनकाल में। क्योंकि जब भी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं आपको बता दूँ, तो मैं ऐसी हिस्ट्री नहीं कि चल दी हिस्ट्री पढ़ा, नहीं, मैं उसको फैक्टराइज करता हूँ। जैसे हम उसका पॉलिटिकल अलग पढ़ते हैं, इकोनॉमिकल सेक्शन अलग पढ़ते हैं, ठीक है, उसका आर्ट एंड जो कल्चर सेक्टर है वो अलग पढ़ते हैं, और उसका सोशल सेक्टर अलग पढ़ते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य ये अलग पढ़ते हैं। तो हम 4 सेक्टर में तो हम पॉलिटी को बांटते ही हैं, ठीक है, तब हमें अच्छे से समझ में आता है। और एक बेस आपका ऐसा बनाते हैं कि आप सब चीज़ भूल जाएंगे लेकिन ये चीज़ें नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। आइए, भारत में औपनिवेशवाद का के आर्थिक आलोचक थे। मतलब कि आपको पता है कि जिस समय ब्रिटिश उपनिवेश शासनकाल था तो उस समय भारत से बहुत अधिक मात्रा में धन का सिद्धांत हो रहा था, बहिर्गमन का जो सिद्धांत था, ठीक है, जो धन गमन का जो सिद्धांत दिया था दादा भाई नेहरू जी ने, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो अपनी किताब लिखी थी, और उसके साथ साथ उन्होंने कई तरीके से आलोचना करी थी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी करी थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, सॉरी। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपकी मिलती हैं। अब यहाँ पर पूछा है कौन से आलोचक थे, तो पहला है दादा भाई नेहरू जी, बिल्कुल। जो जी सुब्रह्मण्यम अय्यर थे ये भी हैं, और SR दत्त ये भी हैं। और इनकी एक बुक थी इनकी, रिकॉल कर पा रहा हूँ अगर मैं, तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ये इनकी किताब थी, ठीक है। तो ये तीनों ही आलोचक हैं, इन्होंने तीनों ने भारत के जो आपके धन का बहिर्गमन का सिद्धांत था उसकी आलोचना करी और बताया किस तरीके से ब्रिटिश उपनिवेश शासक भारत से धन और संपत्ति को यहाँ से निकाल रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, यहाँ पर शोषण कर रहे हैं। खैर, तो इसका तीनों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, आई थिंक यही क्वेश्चन था ना, हाँ, 2014 में मैंने अभी आपको कराया था। 2014 में जो आपका 100वें नंबर का क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 2, वीडियो देखा है? पार्ट 2 देखा है कि नहीं देखे? नहीं देखा तो देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो आपका 2014 का उपलब्ध करा दिया। उसमें 100वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है? इसी सबसे रिलेटेड है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है,
विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए एशिया विकास बैंक, बी यूरोपियन पुनर्निर्माण और विकास बैंक मतलब कि यूरोपियन बैंक फॉर रिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सी में कह रहे हैं यूएसए का जो आपका फेडरल रिजर्व बैंक है वो, या फिर विश्व बैंक। पहला क्वेश्चन बिल्कुल यही क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी, मतलब कि वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। अब प्यारे बच्चे आपको ना केवल वर्ल्ड बैंक, ध्यान रखना आपका होमवर्क ये है, आपका होमवर्क ये है कि आपको एक तो वर्ल्ड बैंक इसकी जो रिपोर्ट आती है इसकी रिपोर्ट पढ़नी है, और आईएमएफ की, आईएमएफ सॉरी पुनः दोबारा लिख देते हैं। आपका होमवर्क ये है, आपको ये रिपोर्टें पढ़नी है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा जो रिपोर्टें आपकी आती हैं, ठीक है, और यूएनईपी के द्वारा, ठीक है, ये रिपोर्टें आपको आवश्यक रूप से पढ़नी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है 22 नंबर और इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जब भारतीय रिजर्व बैंक सावधिक नकदिक अनुपात मतलब कि एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी जो रेशियो को 50 बेसिस पॉइंट कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है? याद कीजिएगा, आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है, मैंने आपको कई बार बताया है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब बताए मैंने आपको। ये सब टेस्ट जो सीरीज है, जो टेस्ट की क्लासेस हैं, उसमें मैंने सब आपको एक एक बताया, ठीक है। अब देखिए, इसी में से आपसे पूछा गया है एसएलआर के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है? एसएलआर। एसएलआर एक वह मुद्रा होती है जिसको बैंक अपने पास आरबीआई के कहने पर संरक्षित रूप से रखते हैं ऐसे खतरे से निकलने के लिए। कोई मान लीजिए आर्थिक ऐसी चुनौती आ जाए बैंकों को तो उससे वो बच सके, तो उस पर क्या कर रहा है, अब मान लीजिए कि वो 100 यूनिट रखता था, 100 यूनिट में से मान लीजिए बैंक, मैं आपको समझा रहा हूँ, 100 यूनिट में से बैंक क्या करता था, इस पे एसएलआर पे अब 20 यूनिट रखता था, ठीक है, और 80 यूनिट ही क्या करता था, वो मार्केट में देता था, लोन के रूप में मार्केट में दे देता था। परंतु अब उसने क्या किया, इसको 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिए, मतलब कि मान लो कि अब 100 थे तो इसमें से 50 हम कम कर दें, ठीक है, तो कितना आएगा अब 21.5, मतलब कि अब आरक्षित कितना रखेगा 21.5, तो आपका जो 50 है 0 जो 50 है अब वो इसमें चला गया, तो इससे क्या होगा, वितरण होगा, मतलब कि लिक्विडिटी क्या होगी, बढ़ गई, तो अब उधार देने की जो क्षमता है उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो मार्केट में पैसा क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब कि फ्लो मार्केट के अंदर हो जाता है और डिसइन्फ्लेशन कमज़ोर होगा और साथ ही साथ इन्फ्लेशन होने की संभावना हो जाती है। तो बताइएगा क्या होने की संभावना है? पहला, भारत की जीडीपी विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी, विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लाएंगे, और इसी में कह रहे हैं कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो आपके कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक होते हैं अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं, और इससे बैंकिंग व्यवस्था में नकदी मतलब कि लिक्विडिटी में प्रबलता में कमी आ जा सकती है। देखो, मैंने अभी आपको बताया, तो इससे क्या होगा, जितने भी आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, जितने भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनके उधार देने की जो दर है ना, ठीक है, उधार देने की जो दर है उसको घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं? क्योंकि जितनी दर पर वो दे रहे थे, मान लो कि पहले वो दे रहे थे आपके 9% पर, ठीक है, अब वो क्या कर सकते हैं, 8 दशमलव कितना कर सकते हैं, 7.5 दर पर दे देंगे, मतलब कि 25% वो कम कर देंगे उधर से, अगर 50 है तो बेसिस पॉइंट, तो इस तरीके से ये होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब हालांकि ये सारे टॉपिक्स जो हैं, ये सारे टॉपिक्स आपसे क्लियर किए जाते हैं जो क्लासेस होती है फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद में मैं आपको यूट्यूब पर फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड करवाऊंगा सारी क्लासें, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप उसको कंटिन्यूसली देखें, ठीक है, और उसमें मैं पैड कुछ क्लासें लेकर के आऊँगा, ठीक है, वो केवल मेंबरशिप में आपको मिलेंगी, ठीक है, वो क्लासें आपको मेंबरशिप वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जो मेंबरशिप लेगा तो उसको वो मिल जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। चलिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? देखो, किसके बारे में पूछा है, नैनो टेक्नोलॉजी।
नैनो टेक्नोलॉजी देखो, मैंने आपको बताया था 2014 में भी नैनो टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा है। मैंने आपको बताया है 2014 में भी नैनो टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा है, और मैंने आपको बताया था कि नैनो टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। और 15 में भी देखो नैनो टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है। आइए, पूछा क्या है, पहला सही पूछा है ना, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना, मतलब कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी संभव कर दिया गया है। बिल्कुल, इससे आप टारगेटेड डिलीवरी वहाँ पर पहुँचा सकते हैं औषधि को। दूसरे में कह रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार, मतलब कि जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है। जी हाँ, ये जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपको सही मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन थे, देखो मैं कहता हूँ बड़े इजी जैसे क्वेश्चन थे ये उस समय, आपको बड़ा आनंद आएगा 2020 तक पेपर देखते हुए, लेकिन जैसे आप 21 में एंट्री मारेंगे आपको परिवर्तन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 24, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को उसके अधीन विनियमित किया जाता है। देखो, जो बाजार व्यवस्था होती है ये किसके तहत आएगी, मार्केट जो व्यवस्था होती है, मार्केट जो सिस्टम है ये स्टेट गवर्नमेंट के तहत आता है। किसके, स्टेट। और स्टेट इस पर क्या लगाता है, टैक्स लगाता है, सॉरी क्या लगाता है, टैक्स लगाता है। तो ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। अब जरा समझना, तो बाजार के बारे में पूछा गया है। पहला, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भी में कह रहे हैं कि आपसे राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम, और तीसरे में कह रहे हैं कृषि उत्पाद श्रेणीकर एवं पहचान चिन्ह अधिनियम 1937, और डी में कह रहे हैं खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पादन आदेश 1973। बताइएगा किसके बारे में है। देखिए, ये जो खास तौर पर रखा गया है आपका बाजार किसके अधीन आता है, इसको विनियमित करने का जो राज्य को दिया गया है, ठीक है। तो ये 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति के तहत इसको रखा गया है, ना कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था टेस्ट नंबर पहले में ही 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो आपकी गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। गंगा डॉल्फिन पर क्वेश्चन पूछा था, और मैंने आपको बताया था कि कैसे नमामि गंगे प्रोग्राम और ये सारी चीज़ें। अब देखो 2015 के क्वेश्चन में, देखो 2015 में भी यही क्वेश्चन पूछा है। देखो प्राणी, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय प्राणी किसने, खारे पानी का मगरमच्छ, नहीं बच्चे। ऑलिव रिडले टर्टल, नहीं बच्चे। गंगा डॉल्फिन, जी हाँ, घड़ियाल नहीं, गंगा डॉल्फिन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गंगा डॉल्फिन को 2009 में, याद कीजिएगा 2009 में इसको रखा गया है। और साथ ही साथ गंगा को नेशनल, मैंने आपको बताया था इसको, ठीक है, डॉल्फिन को क्या कर दिया गया है, जो गंगेटिक डॉल्फिन है ये इंडिकेटर के रूप में भी काम करती है। और ख़ास तौर पर आप इस बात को भी देखेंगे तो इसका योगदान बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले इंग्लिश माध्यम को देखेंगे। वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दें। चलिए बताइएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा, आपका पूछा गया है हिस्ट्री से। देखिए क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन, मतलब कि इवेजन की वकालत की थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। याद है कुछ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, कमेंट्स में बताइएगा। ये 1934 के आसपास बनी थी। और यूपीपीसीएस ने, ध्यान रखेंगे, यूपीपीसीएस ने 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ जिसका भी रिजल्ट आया है उसमें इसका मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं यह सर्वहारा वर्ग का अधिनियतक स्थापित करना चाहती थी। और
तीसरे में कह रहे हैं कि इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत करी थी। बताइएगा कौन सा सही है। देखो बच्चे, इसमें जो कांग्रेस की अगर हम बात कर लें, कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी की हम बात कर लें, तो ये 1934-35 के आसपास बनी थी और इसमें नेहरू जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट ये गलत हैं। इसका ये उद्देश्य नहीं था, ना ही ये था, ना ही ये था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे पूछा है सही, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, एलिमेंट मेथड आप यूज कर सकते हैं और ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मैं कई बार ऐसे क्वेश्चन को आपसे चर्चा का बिंदु बना चुका हूँ, टेस्ट में भी ये क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए, पहला है, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। मतलब कि राज्यसभा, देखो जो आपका मनी बिल होता है, याद कीजिएगा, मनी जो बिल होता है, ये मनी बिल कहाँ लाया जाता है, ये लोकसभा में ही आता है। ठीक है, राज्यसभा में इसमें कोई अधिकार नहीं होता है। राज्यसभा यहाँ पर 0/सन्नाटा हो जाती है, मतलब कि उसकी कोई शक्ति नहीं होती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। दूसरा है, राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती, ये भी बात सही है। राज्यसभा में वार्षिक वित्त विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, नहीं ये गलत है, क्योंकि आप देखोगे राज्यसभा में इस पर चर्चा होती है जब बजट आता है या मनी बिल आता है। ठीक है, जब वो मांग करते हैं तो आप सभी सुनते ही हैं किस तरीके से खिंचाई होती है और सांसदों के वहाँ पर चीख पुकार होती है। ठीक है, तो ये तो सब आप देखते रहते हैं। ये तो ईजी सा है, मैं कहूँगा ये तो ईजी है, और इससे ईजी क्या होगा, क्योंकि अब तक मैं आपको लगभग एक टेस्ट सीरीज से ज़्यादा उपलब्ध करवा दिया हूँ और उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से पॉलिटी के कई टेस्ट मैं अब तक आपको दे चुका हूँ। लगभग 6 से 7 टेस्ट पॉलिटी के दे चुका हूँ, ये इन्हीं पर आधारित है सब। तो यहाँ पर तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। तो देखो सी और डी इसका आंसर नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मनी बिल के बारे में कुछ समझाना तो नहीं है, स्पीकर महोदय इसको तय करते हैं कि कौन सा मनी बिल होगा या नहीं होगा, और साथ ही साथ राष्ट्रपति के द्वारा उनकी स्वीकृति पर इसको लाया जाता है। ठीक है, कौन लाती है, रूलिंग पार्टी जो सत्ता में होती है, ये इसको लेकर के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919, ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, बताएं निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, मतलब कि इसने किसको परिभाषित किया। 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं 1919 से, बिल्कुल ये क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, देखना। न्यायपालिका एवं विधायिका, मतलब कि लेजिस्लेचर के बीच शक्ति का पृथक्करण, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, भारत के सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियाँ, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ, 1919 आपने पढ़ा होगा, प्रांतों में द्वैत शासन जिसके बारे में आप कहते हैं, कई ऐसे सब्जेक्ट को गवर्नर के लिए आरक्षित रखना, कई सब्जेक्ट को लेजिस्लेचर को छोड़ देना। बताओ, देखिए कई बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया है बी, गलत है बच्चे। केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, ये तो वास्तविक रूप से 1935 के भारत शासन अधिनियम में आई थी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा कि भारत के सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की जो शक्तियां थी उनको स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयास किया गया था। जो पावर थी उसको, वितरणात्मक चीज़ों को सही से अच्छे से दिखाया गया, बांटा गया, वितरण किया गया। ठीक है, समझाने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए देख रहे हो, ये बस देखते चलो, आप ऑब्जर्व करते चलो और वीडियो को पॉज करके आंसर देते चलो। क्वेश्चन है आपका, आपने इन्फ्लेशन पढ़ा है, इन्फ्लेशन में आपने सीपीआई पढ़ा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये क्वेश्चन, बिल्कुल यही क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो आपका निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर पॉइंट ऑफ वर्कर्स निकालता है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और रिपीट हुआ है ये 2022 की परीक्षा में। कब हुआ है, 2022 की परीक्षा में ये सेम क्वेश्चन यही उठा करके रखा है। बिल्कुल दिखाऊंगा मैं आपको कैसे क्वेश्चन आया है। देखिए, अब इसे कौन निकालता है, आपने पढ़ा होगा सीपीआई।
सीपीआई और डब्ल्यूपीआई आप पढ़ते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और सीपीआई में आप पढ़ते हैं इसमें 3-4 इंडेक्स ये निकालता है, उसी में से लेबर वाला एक आता है। तो कौन निकालता है इसको? कौन निकालता है? जो आपका श्रम ब्यूरो होता है बच्चे, वो इसको निकालता है। ठीक है, श्रम ब्यूरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो बेस ईयर रखा है इन्होंने 1987 और 86 रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 30 नंबर। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में आए दक्षिण ध्रुव पर स्थित एक कण सूचकांक पार्टिकुलेट डिटेक्टर मतलब कि आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइस क्यूब के बारे में ये क्वेश्चन पूछा है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए देखो, आइस क्यूब के बारे में क्वेश्चन पूछा है और पूछा है कि इसका सही आंसर आप दें। आइए देखो, पहला है कि यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में एक घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रिनो सूचकांक मतलब कि न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। यह डार्क मैटर की खोज के लिए बनी विशाल एक तरीके से शक्तिशाली दूरबीन है और यह बर्फ में गहराई में दबा हुआ है। अब आपको बताना है कौन सा सही है। किसके बारे में? आइस वर्क के बारे में पूछा है। आइस क्यूब वैज्ञानिक अनुसंधान को लेकर के बढ़ावा दिया गया है। देखो आपको क्या पढ़ना है, आपने अंटार्कटिका तो पढ़ा ही होगा। जब आप अर्थ को पढ़ते हैं तो साउथ में आप अंटार्कटिका पढ़ते हैं, ये वाला। यहीं पर भारत के और विश्व भर के कई ऐसे आप देखोगे सर्च मिशन चलाए जा रहे हैं इसको लेकर के। यहाँ पर 2-3 मिशन है जिसमें आप कहते हैं, एक है भारती, एक है दक्षिण गंगोत्री सूर्य, और एक है मैत्री। अभी क्या हो रहा है, जो आपका दक्षिण गंगोत्री और भारती जो मैत्री द्वितीय है इस पर बात हो रही है। तो एक बार इन तीनों को आवश्यक रूप से पढ़ लेना, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि 2028 तक जो मैत्री है, ठीक है, ये जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिकों का। तो इसको आप आवश्यक रूप से पढ़ें। देखो पहले अगर स्टेटमेंट की बात कर लें तो यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में, बिल्कुल सही बात है कि ये न्यूट्रिनो का डिटेक्टर है और ये डार्क मैटर की खोज के लिए बनी शक्तिशाली दूरबीन है और यह बर्फ की गहराई में क्या है, दबा हुआ है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो सही आपसे पूछा है बस, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड। ठीक है, किससे पूछा गया है? डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे अभी क्या है कि इसकी जो मीटिंग हुई थी डब्ल्यूटीओ की, जो आपकी मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, ठीक है, 2024 की, याद होगा आपको। पर्शियन गल्फ का एक कंट्री है, बताइए कहाँ पर? यूएई में हुई थी आई थिंक। कहाँ पे हुई थी बताइएगा? यूएई में ही हुई थी, मैं अगर रिकॉल कर पा रहा हूँ तो। दुबई में या फिर यूएई में? दुबई में हुई थी, सॉरी, दुबई में। तो अब ये हुई थी, ठीक है, मीटिंग। तो वहाँ पर कोई भी निर्णय उसका नहीं निकला है, बल्कि डब्ल्यूटीओ अपने जो उसका मार्ग है जिस पर वो बात करना चाहिए उसको, उससे मार्ग से वो भटक गया है। वो अन्य विषयों को, अन्य सब्जेक्ट को निकाल रहे हैं, वहाँ पर उठा रहे हैं। तो वहीं पर एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी, जो आपके मेजर्स हैं उसके बारे में पूछा है। जैसे पीस क्लोज 2013 में आया था, ये 2013 में था पीस क्लोज, और तत्कालीन सरकार ने उस समय सब्सिडी का मुद्दा उठा था, याद कीजिएगा। डब्ल्यूटीओ में जो आते हैं विकल्प, ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स, 2016 में यहीं से मिलेगा क्वेश्चन। देखो यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछता है, लेकिन डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट उसी से घुमा के क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे किससे पूछा है? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, पीस क्लोज से क्वेश्चन पूछ रहा है। 2016 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना कि ये जो XYZ है, ये जो अंबर बॉक्स है, किससे चर्चाओं में रहता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या है, खाद्य और कृषि संगठन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का एक रूपरेखा सम्मेलन, विश्व व्यापार संगठन, या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो जो आपका पीस क्लोज शब्द जो प्राय समाचारों के मामले में आते रहते हैं, ये जो चर्चाओं में रहा था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार संगठन के रूप में इसको जाना जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए 1995 में आकर बना था। पहले तो गैट्स हुआ करता था 1944 से, उसके बाद में 1995 में ये बना था। भारत इसका तभी से सदस्य है। इंग्लिश माध्यम 32 नंबर बताएं, 35 नंबर क्वेश्चन को बताइएगा। नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन है। 35, 36, 33, दे era now as Golan Heights।
कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज implies 37 joint sitting with the house of the parliaments it is has to be passed by। तो ये इस पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। 32 नंबर पहले, निकट क्षेत्र संचार मतलब कि नियर फील्ड जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन पहला, यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है। मतलब कि इसमें क्या होता है, ये नियर जो फील्ड है ये दूर नहीं बल्कि पास की बात करेगा और एक दोहरे की निकटता को लाने का प्रयास करेगा। बात एकदम सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि नियर फील्ड जो आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उन युक्तियों मतलब कि डिवाइसेस द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर भी स्थित हो। देखो एक दूसरे से 1 मीटर की नहीं, आपने ब्लूटूथ देखा होगा, ब्लूटूथ का नाम सुना है, वाईफाई का नाम सुना है, वाईफाई का नाम सुना है, ब्लूटूथ का नाम सुना है। तो ये जो एयरबड्स होती है इनका नाम सुना है। तो ये लगभग कितना होता है, 100 मीटर तक होता है। तो इस पे ये उसी के ऊपर पूछा गया है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, पास का, दोहरे का, करीब का। और ये कह रहे हैं 1 मीटर। तो पहला जो है गलत है। मैंने कहा ना यूपीएससी जब आपको कोई डाटा दे देता है, जैसे यहाँ पर एक नंबर है 1 मीटर की दूरी पर स्थित हुई, आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं है। तीसरे में कह रहे हैं संवेदनशील सूचनाएं भेजते समय नियर फील्ड कम्युनिकेशन मतलब कि कोडीकरण इनक्रिप्शन का उपयोग कर सकता है। जी हाँ, ताकि कोई दूसरा उसको हैक ना कर सके, डीप फैक। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा गलत है। देखो जहाँ 2 है उसको कट करो, आंसर ए नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गोलन हाई चर्चाओं में रहा है। गोलन हाई अभी जो आप पढ़ रहे हैं लगातार, हालांकि अभी यूपीएससी ने देखो क्वेश्चन नहीं पूछा, फिर से जागरूक कर रहा हूँ आपको। आपका इजराइल पर क्वेश्चन नहीं आया है, ध्यान रखना। मैपिंग से क्वेश्चन आएगा, बनेगा तो शायद बन जाए। तो एक बार आवश्यक रूप से देख लीजिएगा इजराइल के बारे में। इजराइल के बारे में एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन मैपिंग पे बन सकता है। डेड सी, ठीक है, ब्लू लाइन, गोलन हाइज जो है आपका, तो ध्यान में रखिएगा। गोलन हर्ट्स, ये हर्ट्स पूछा है, गोलन हाइज पूछेगा वहाँ पर। यहाँ पर गोलन हर्ट्स के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता। तो ये तो करंट पर क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर ए मध्य एशिया, मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में, या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में, या मध्य अफ्रीका में। तो ये जो चर्चाओं में रहा था ये मिडिल ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, गोलन हर्ट्स। ठीक है, ये गोलन हाई दूसरा है वो यहाँ पर, ठीक है, वो वेस्टर्न वाले में है, ठीक है, और ये अलग है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन देखो बनते हैं, मैपिंग से क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन है आपका इकोनॉमी से, रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है। मतलब कि रुपए का परिवर्तनशील, एक्सचेंज रेट आप पढ़ते हैं ना, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो कौन सी है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर हम बात करते हैं। तो रुपए की परिवर्तनीयता मतलब कि जैसे यहाँ पे ले लो रुपया, 1 रुपया बराबर डॉलर, ठीक है। आप कहोगे जैसे अभी कितना है एक्सचेंज रेट की आप बात करते हैं, तो आप कहोगे 87 रुपये बराबर 1 डॉलर। ये है आपकी एक्सचेंज रेट भारत की, ठीक है। आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 87 रुपये देने पड़ेंगे, तब आपको 1 डॉलर मिलेगा, ठीक है। चलिए तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला स्टेटमेंट है कि रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त करना, सोना प्राप्त करना। दूसरे में कह रहे हैं रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होना, रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना, और डी में कह रहे हैं भारत में मुद्राओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित करना। बताइएगा, मैंने आपको समझा दिया है ये कैसे काम करता है। फिक्स्ड में क्या होता है, उसमें भारत सरकार और वहाँ क्या रिजर्व जो बैंक होता है वो काम करता है मनी के सर्कुलेट की, और उसको कब भी कम करना है जैसे भी जो स्थिति है। और उसके साथ साथ फ्लोटिंग में क्या होता है, वो मार्केट बेस होता है। तो भारत में फ्लोटिंग ही है लगभग, तो उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी भी देश का, चाहे वो रुपया हो, भारत की करेंसी हो, या किसी भी देश का अन्य देश की करेंसी के साथ में उसको परिवर्तन, या उस अन्य देश की करेंसी को उसके करेंसी में परिवर्तन के रूप में इसको जाना जाता है, और ये फ्लोटिंग पर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं
कि निम्नलिखित युगों पर विचार करें। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पूछा है, वर्तमान क्षेत्र है, बहुत ही अच्छा और सॉलिड क्वेश्चन पूछ लिया है। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं परंतु ये जरूरी होते हैं, इन क्वेश्चन को आवश्यक रूप से करना भी चाहिए, देखना चाहिए। ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है आपका। आइए ये कह रहे हैं आपसे चंपक, चंपक दोराई राजन। चंपक मध्य भारत में है? नहीं सर, चंपक दोराई दुर्ग जो है ये जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा। ये पूछ रहे हैं आपसे कुलूत, कुलूत मालाबार में नहीं है। तो दुर्ग जो है ये जम्मू कश्मीर में पूछा, कौन सा सुमेलित है? आपको होगी केवल इसमें दूसरा सुमेलित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो क्वेश्चन है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। यहाँ पे नहीं करना है, वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे तो अटेम्प्ट्स करना है, ठीक है। यहाँ पर तो हर एक क्वेश्चन आपको समझना है, अटेम्प्ट्स करना है, ठीक है। जो आपको मिल रहा है प्रसाद उसको आवश्यक रूप से ऑब्जर्व करना है। देखो बच्चे, गाइडेंस यूपीएससी में पढ़ाई तो ज़रूरी है लेकिन गाइडेंस बहुत बड़ी चीज़ है, ये ध्यान रखना। बिना गाइडेंस के आप यूपीएससी, कोई तुक्का है, हो गया हो गया, नहीं तो चलिए आपने प्रीलिम्स निकाल लिया मेहनत करके, ठीक है, रटपट के जैसे भी, क्या आप मेंस लिख लोगे बिना गाइड के? अपना ही आंसर खुद लिख करके अपना आप चेक कर लोगे या अपना आत्ममूल्यांकन स्वयं कर लोगे कि आपने सही लिखा है कि गलत? क्योंकि देखो होता है क्या है, मेंस में आप केवल वही चीज़ें तो ऑब्जर्व करोगे ना, आप उसी नॉलेज से चेक कर रहे हो, उसी से लिख रहे हो। अब आप कोई मुझे आंसर लिख के दोगे तो मैं तो अपनी नॉलेज से चेक करूँ, आपकी से नहीं। तो इसलिए मेंटरशिप बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। यूपीएससी में मुझे लगता है कि मेंस में मेंटरशिप और वहाँ से आपके थॉट्स क्रिएशन होती है, एक दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट होता है, तो एज ए टीचर से तो आपका जो स्किल है वो भी डेवलप होता है, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला आपसे समृद्ध है, तभी आप उससे जुड़ रहे हैं और तभी वो आपको पढ़ा पा रहा है, ठीक है। तो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर दें। और रिवर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है भारतीय नदियों से, याद तो होंगी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा सभी याद होंगी। दामोदर याद है कुछ? स्वर्ण रेखा याद है? ब्राह्मणी, पैनियार, बगई, इधर नर्मदा, ताप्ती, तापी, सरवती, ठीक है, पेन्नार, ये सब पता है आपको। चलिए, यह है वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता, पेन्नार। पूछे क्या है? गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी। मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि ई की मात्रा, आ का डंडा जिसमें होता है वो ज़्यादा होती है। जैसे इंद्रावती, इंद्रावती जो है ये आप देखोगे गोदावरी की सहायक नदियों में जानी जाती है। पेन्नार कभी भी गोदावरी की सहायक नदी है, और पेन्नार ना गोदावरी की है, ना कृष्णा की है, ना कावेरी की है। तो जहाँ पर 4 है उसको कट करो पहले, देखो जहाँ पे 4 नंबर है उसको कट कर दो। आंसर बी नहीं, आंसर सी नहीं। अब देखो यहाँ पर ये सत्य है कि 2 सही है। वंशधारा की अगर हम बात कर ले तो वंशधारा आपकी इसकी सहायक नदी नहीं है। हाँ, जो आपकी प्रणहिता है ये इसकी सहायक नदी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी हो जाएगा, 2 और 3। गोदावरी आपको मालूम है कि ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और ख़ास तौर पर यह दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, ठीक है। और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदियों में से एक जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 37। देखो पॉलिटी से क्वेश्चन है और पार्लियामेंट सिस्टम से क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या फिर रेफर किया जाता है तो इससे सिर्फ इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है, किसके? ठीक है, देखो ज्वाइंट सेटिंग की बात यहाँ पर की जा रही है। ज्वाइंट सेटिंग मैं अगर सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो यहाँ पर देखो संविधान का आर्टिकल है आपका 85, आई थिंक 85 है या 87 है। कई बार क्या है ना, आर्टिकल थोड़े से मिसमैच हो जाते हैं, क्योंकि देखो भी माइंड की अपनी लिमिट है और ये डाटा है, करेक्ट आपको आना चाहिए। अब मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, मैं कोई भी क्वेश्चन कोई फाइल से सोल्व नहीं करता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन रखा है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरे सामने केवल ये क्वेश्चन है, जो आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन मुझे भी दिख रहा है। और मेरा ऑब्जर्वेशन इतना हो गया है मैंने, क्योंकि इन क्वेश्चनों को 20 से 30 से 40 बार क्वेश्चन ये मैंने सोल्व कर दिए, तो मैं इनको बहुत एंगल से सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो मैं क्वेश्चन आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। तो मैं वो चीज़ें खासतौर पर आपको देता हूँ जो चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब ज्वाइंट सेटिंग की बात होती है तो ये बुलाई जाती है किसके द्वारा? इसको बुलाते हैं कौन? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट्स इसको बुलाते हैं। परंतु इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं लोकसभा के जो आपके स्पीकर महोदय होते हैं, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब इसमें ज्वाइंट सेटिंग में क्या होता है, ये केवल जो ऑर्डिनेंस होता है, मतलब कि साधारण विधेयक जो होता है उस पर ही ये बुलाई जाएगी। और इसमें क्या होना चाहिए, ऐसी स्थिति में ज्वाइंट सेशन कहीं भी बुला सकते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये बुलाया जाता है ताकि पारित किया जा सके। और 6 महीने में ये मामला सुलझ जाता है। और इसमें जो कोरम होता है, और कोरम कितना होता है? 1/10 होना चाहिए, ठीक है।
आइए अब उसी के ऊपर पूछा गया है। देखो इसमें लोकसभा की विजय हो जाती है, राज्यसभा इसमें क्या हो जाती है, हार जाती है। खासतौर पर यही मिलता है। देखो पहला है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। बी में कह रहे हैं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत। और सी में कह रहे हैं दोनों सदनों का 2/3 बहुमत। और डी में कह रहे हैं सदनों का संपूर्ण बहुमत। देखो ज्वाइंट सेटिंग में ऐसा नहीं होता है। ज्वाइंट सेटिंग में क्या होता है बच्चे, वहाँ पर जो उपस्थित होते हैं, क्योंकि ज्वाइंट सेटिंग हो रही है, अब सब तो नहीं हो सकते ना, तो ज्वाइंट सेटिंग में जितने उपस्थित होंगे और उसमें उपस्थित होने वाले जो साधारण बहुमत है, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है 3/4 का मतलब क्या है, कोई ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो है नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे आप नहीं बुला सकते ज्वाइंट सेटिंग। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है कि इसमें उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत का मतलब यहाँ पर ये है 50% + 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, परंतु इंग्लिश माध्यम बताइएगा करेक्ट आंसर। 38 नंबर, 42 नंबर, 39 नंबर, 33 नंबर, 40 नंबर, 44 एंड 41। 41 के इधर देख लीजिएगा ऑप्शन, और ये 41 इधर है। मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ आपके पास में ये पेपर ज़रूर होगा, और नहीं है तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे बताओ। कल कहेंगे सर यूपीएससी की वेबसाइट, नहीं बच्चे, यूपीएससी की वेबसाइट हम चले जाएंगे, आपको केवल जाना है हमारे टेलीग्राम, जिसका लिंक देख रखा है डिस्क्रिप्शन में। और किसी भी स्टूडेंट्स का कोई पर्सनली डाउट है, क्वेश्चन है किसी भी, ठीक है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको एक नंबर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, कहाँ पर, टेलीग्राम में, तो आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो वो सोल्व करवा दी जाएगी, हमारी टेक्निकल टीम आपको उसका सोल्व करेगी। उसमें आपको केवल व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, उसमें आप फ़ोन नहीं कर सकते होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है। समय था बजट 2023 का। भारत सरकार, तत्कालीन जो भारत सरकार थी, उन्हीं ने एक मैंग्रोव को लेकर के एक प्रोग्राम लेकर के आई थी, मिस्टी, ठीक है, मिस्टी ये प्रोग्राम था जो भारत सरकार लेकर गई थी। इसका उद्देश्य था कि जितने भी तटीय रीजन हैं उनमें हमें मैंग्रोव की वनस्पति को उत्पादित करना है, तो उसके बारे में पूछा है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, आपसे सदाबहार जो सदापर्णी पूछा है, मैंग्रोव वन पूछे हैं, पर्णपाती, ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, कौन सा ऐसा रीजन है बताओ। इकोलॉजी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर ए तटवर्ती आंध्र प्रदेश में, बी में कह रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम बंगाल में, सी में कह रहे हैं दक्षिण सौराष्ट्र में, और डी में कह रहे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अब देखो यहाँ पर कई बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे, वो बी पे, क्यों, क्योंकि कहेंगे कि मैंग्रोव आपको मिलते हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। कई बच्चे इसमें लोटपोट हो जाएंगे और वो हो जाएंगे आउट, नहीं बच्चे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सदापर्णी भी पूछा है और पर्णपाती वन भी पूछा है, तो ये सब आपको कहाँ पर मिलते हैं, सदापर्णी, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, ठीक है, तो ये आपको अंडमान और निकोबार में देखने के लिए मिलेंगे। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। अभी देखो ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे पूछ लिया है, ज़रा याद करो, देखो क्वेश्चन को कैसे आपको कनेक्ट करना है। 2014 में क्वेश्चन कैसे पूछा था, यही अंडमान से रिलेटेड, बताओ बेटा, क्वेश्चन पूछा था 2024 में। क्वेश्चन नंबर है, आई थिंक, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो 6 है शायद, कन्फ्यूज हूँ, करवा दिया है मैंने। 2014 में यूपीएससी ने क्वेश्चन नंबर 6, देखो आप पार्ट नंबर 1 क्लास, उसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 10 डिग्री अंश से अलग होता है, कौन होता है, अंडमान एंड निकोबार, यही होता है ना। अब यहीं पर देखो आपसे फिर से पूछ लिया, समझो यूपीएससी क्या चाहता है आपसे। पहले आपसे उसका ज्योग्राफिकल मैप पूछा था, अब आपसे उसका वनस्पति पूछ लिया, इकोलॉजी इन्वायरमेंट। अब आप तय करो कि यूपीएससी की पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये लो जी, इसको तो मैं कभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है यूपीएससी ने। सैम उठाकर पूछ लिया, और यही क्वेश्चन 2024 में
पूछा था और यही क्वेश्चन 2015 में पूछा है। अगर मैं गलत हूँ तो देख लो पार्ट नंबर 2 2024 का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, यही वाला कि निम्नलिखित राज्यों में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया है इन्होंने, केवल स्टेटमेंट बदल दी हैं ऑप्शंस के, बाकी सब वही है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना है कमेंट्स में। ऑप्शन नंबर ए पहला है अवंती गंधार, कौशल मगध। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइएगा कौन सा वाला ऑप्शन है, आप इसका राइट आंसर दीजिएगा। सेम क्वेश्चन है बच्चे। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। 40 नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से वाहा करने, मतलब कि फेजिंग आउट के उद्देश्य से संबंधित है। बताओ कौन सा है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो आप देखोगे किससे रखा गया है, ये तो वेटलैंड से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 40 का 40 का करेक्ट आंसर बताइएगा, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। ओजोन पढ़ा है आपने, O3 इसको कहते हैं। आप जब पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, ऐसे क्लाइमेटोलॉजी आप जब पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो ये कुछ ऐसे चित्र आपको बनाने पड़ते हैं और वहीं पर आपको क्या होता है, जिसमें ट्रोपोस्फीयर आप पढ़ते हैं ना, क्षोभ मंडल आप पढ़ते हैं, समताप मंडल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में मेसोस्फीयर पढ़ते हैं, मध्य मंडल, आयन मंडल पढ़ते हैं, बहिर् मंडल पढ़ते हैं, तो ये सब पढ़ते हैं कि नहीं। तो उसी में जो आपका क्षोभ मंडल से ऊपर जो आपको मिलता है, ये जो है समताप मंडल, यहीं पर ओजोन मिलती है, ऊपर मिलती है गुड ओजोन, नीचे मिलती है बैड ओजोन, ठीक है। तो उसी के बारे में पूछा है। तो ये जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये इसको लेकर के लाया गया है और ये खास तौर पर ओजोन के नियंत्रण को रखने का प्रयास करता है, ठीक है। वेटलैंड से नहीं है, ये इससे है। और उसके बाद में जब आप देखते हैं हाइड्रोक्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें आप क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, नगोया प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 2016 वाला आइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 41, फास्ट वे में देखते हैं। विचार करें, बाबर के, देखो मेडिवल हिस्ट्री से है, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, देखो जब बाबर आया था, पहला उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत, भाई ये तो पहले से हो रही थी, ठीक है। बाबर बाद में आया, इससे पहले से हो रही थी, तो पहला गलत है। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद की बनाने की शुरुआत हुई, हाँ ये थोड़ा सा इसमें ये परिवर्तन तो आपको ओबियसली देखने के लिए मिलेगा। इस क्षेत्र में तैमूर जो आपका वंश राजवंश था उसको स्थापित किया गया था, ये बात भी सही है। तो पूछा आपसे क्या, आइए देखते हैं। पूछा है आपसे कि कूट का सही उपयोग करें और बताएं इसका राइट आंसर क्या है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें, जो तीसरा स्टेटमेंट है, दूसरा सॉरी, ये कह रहे हैं आपसे जो मेहराब है, गुंबद है, नहीं ये नहीं है, क्योंकि बाबर से पहले भी मेहराब भारत में बनाई जाती थी, गुंबद भारत में बन रखे थे, तो ये गलत है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत को याद कीजिए, उस समय में भी ये बन रहा था। तो यहाँ पर क्या है, आपका तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है, ठीक है। पहला और दूसरा गलत है, पहला और दूसरा गलत है। देखो जहाँ पहला गलत है ना, वही आंसर कट करो, लो राइट आंसर बचा क्या, बी। नेक्स्ट, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसकी जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ लेना बस इसकी, मेरे कहने से। ये कई रिपोर्ट पब्लिक करता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क मानो, स्मार्ट वर्क मानो, इसकी रिपोर्ट पढ़ना जरूर। ये कई रिपोर्टें प्रकाशित करता है कि नहीं, जिसमें स्टेट की डेवलपमेंट, जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स है, उस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। तो बताइएगा। अब इसके बारे में पूछा है, ये कब, क्यों बना, कैसे, ठीक है, किसका स्थान लिया। बहुत इजी सा था, तत्कालीन सरकार इसको लेकर के आई थी और 1 जनवरी 2015 से शुरू किया था। किसके कहने पर था, मानवाधिकार आयोग की जगह लिया था इसने स्थान, वित्त आयोग के या विधि आयोग के या योजना आयोग के। बताओ, इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या है। 42 का कमेंट कर दो इसका राइट आंसर, फटाफट कमेंट कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 43, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 आपको याद होगा 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था, याद है आपको। उस अर्थ समिट में कहा था कि हम हर जो वर्ष बाद मिलेंगे
2 वर्ष बाद हम मिलेंगे तो उसमें से रियो 20 की बात हुई। तो ये जब रियो 20 की बात हुई तो अर्थ समिट, ठीक है, रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। तो उसी में आप देखोगे 20 साल के बाद ये सम्मेलन हुआ। अब 92 से आप 20 साल लगा लीजिएगा। तो जब ये हुआ तो उसमें कुछ बातों को रखा गया और इसमें क्या था? ऑप्शन नंबर ए, यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। बी में कह रहे हैं यह विश्व व्यापार संगठन की मैत्रीय वर्गीय मतलब कि मिनिस्ट्रियल बैठक है, नहीं, WTO की बैठक नहीं है। सी में कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, IPC जो आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल और ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन। और डी में कह रहे हैं यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्यों का सम्मेलन है। बताओ 43 का करेक्ट आंसर दें। राइट आंसर क्या है? चलिए देखिए, देखो ये खास तौर पर क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को बढ़ावा देना, ठीक है, और उस पर संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक के रूप में रखा गया था। और ये क्या था? 20 वर्षों के बाद में हुई थी, ठीक है, जब इसको 20 वर्ष हो गए थे अर्थ समिट से, लगा लीजिएगा 1992 से 2000, ये 20वीं बैठक थी, तो तब इसको रखा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है 44। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं थी। देखो कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं होती है प्यारे बच्चे, ये मैंने कल के टॉपिक में भी आपको बताया था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, स्टेटमेंट ये रिपीट है। और क्यों रिपीट है? मैंने आपको बताया था कार्यपालिका की शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में है। संविधान का आर्टिकल 52 आपने पढ़ा होगा, 53 आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो पहला गलत है। दूसरा कह रहे हैं प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। नहीं, सिविल सेवा बोर्ड जो आपकी है इसमें तो सर सचिव होता है जो इसके लिए बनाए जाते हैं। तो दूसरा यहाँ पर गलत है, पहला भी गलत है। पूछा सही, दोनों गलत है, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी इसमें सही नहीं है। चलिए बताइएगा आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश माध्यम 45 नंबर, 46 नंबर, 47, इधर 49, 48, 50 और 48 के ये ऑप्शंस पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आराम से वीडियो को पॉज करके, फिर ये ऑप्शंस देख लीजिएगा। टाइम लगता है थोड़ा इस तरीके से, और कुछ नहीं है। आइए कोई बात नहीं है, सबका साथ सबका विकास, सबके प्रयास को आगे लेके चलेंगे बच्चे। हमारे लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम ही बराबर है। गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में पूछा गया है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। गोल्डीलॉक्स जोन एक वह क्षेत्र है जहाँ पर पृथ्वी के जैसा एक समान माना जाता है, ऐसा एक ये भी ग्रह है जहाँ पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा सकती है। और ख़ास तौर पर क्योंकि यहाँ पर भी तापमान घटता है, पृथ्वी की तरह बढ़ता है, तो उसी के बारे में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए, भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडलीय सीमाएं, बिल्कुल ये वास योग्य मंडलीय सीमाएं हैं, यहाँ पर रह सकते हो। ये कह रहे हैं पृथ्वी के अंदर, अंदर नहीं है यार, ये कह रहे हैं बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसी ग्रह की खोज, पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज, पृथ्वी जैसे ग्रह, ये पृथ्वी जैसा नहीं है, ध्यान रखना, ये पृथ्वी जैसा सॉरी पृथ्वी जैसा ही है ये, ठीक है, वास योग्य नहीं, पहला गलत है इसमें। ये बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा उपग्रह की खोज के रूप में माना जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन हो, ये पृथ्वी के समान ही दिखता है, ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर जाएगा। ये कह रहे हैं मूल्यवान धातुओं पर युक्त उल्कापिंडों, मतलब कि एक तरीके से मेट्योराइट्स की खोज, नहीं, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 2015 में, क्योंकि उस समय ये चर्चाओं में भी रहा था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? याद है आपको, जब दांडी मार्च महात्मा गांधी जी का निकाला गया था, नमक कानून तोड़ा था, वो तो सब तो याद होगा आपको। VO चिदम्बरम पिल्ले, सी राजगोपालाचारी, KC कामराज और एनी बेसेंट। बताइएगा 46 का राइट आंसर क्या है? साउथ में तंजौर के तट पर। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, सी राजगोपाली, जो आपके सी राजगोपालाचारी थे। इन्होंने 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान चलाया था। और कई भारत के वर्ष में अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग तरीके से जनजातियों ने किया, ठीक है, जहाँ पर नमक नहीं थी वहाँ पर ये फॉरेस्ट में तब्दील हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उसने देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य का शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूभाग उस देवता की है? ए में कह रहे हैं आपसे अमोघ वर्ष प्रथम, बी में कह रहे हैं बल्लालाल द्वितीय, सी में कह रहे हैं हरिहर प्रथम और डी में कह रहे हैं प्रताप रुद्र द्वितीय। बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है आपसे। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर प्रथम।
मैं आपको बता दूं, आप विजयनगर साम्राज्य आवश्यक पढ़ें, विजयनगर साम्राज्य ये आवश्यक पढ़िएगा जरूर, मतलब कि जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा हरिहर प्रथम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। देखो अगर हम देखें, प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू नहीं थी, एनी बेसेंट थी। ठीक है, ये गलत है। अगर आप कहोगे भारत की, अगर पूछा जाता है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अगर होता, भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू थी। इसने पूछा है प्रथम महिला, तो ये नहीं है, एनी बेसेंट है। कौन है? एनी बेसेंट है, तो पहला गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, बिल्कुल ये बात सही है, बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला तो इसमें गलत है, दूसरा इसमें सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? पहला, यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। दूसरे में कह रहे हैं इसे UNEP, OECD, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। 49 का है हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड। बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहला स्टेटमेंट एकदम सही है कि यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों की सहायता के लिए, ठीक है, देने का एक आशय से बनी है। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के OECD जो है इसके तहत प्रावधान में नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट आज की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट्स करना है। देखिए वर्ष 2014 के लिए इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक को दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बी भारतीय विज्ञान संस्थान, सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और डी टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान। तो 50 का करेक्ट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट्स करना है। ठीक है, और बताना है आपको क्लास कैसी लगी है। वीडियो को लाइक नहीं किया कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी है, इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वो भी इस नाम से आईडी है एजुकेशन बायर से। पर्सनली बात कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी अपना डाउट है आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। और इसका PDF वहीं पर आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलता है। वहाँ पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी हमने बना के रखा है, कई चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, कोई भी समस्या होती है तो आपकी पूछ ली जाती है। तो चलिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।